कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। और यकीनन मिस अल्मास के हाथों चढ़ा होगा, इसलिए उसने यही सोचा था कि वो बाबी को पकड़े और उसके जरिए मिस अल्मास से वो ब्रीफकेस वापस हासिल करे। वो कार दौड़ाता हुआ अभी साहिल समंदर वाले चौक से कुछ फासले पर था कि दूर से उसने पुलिस को देखा, जो कारें रोककर उन्हें चेक कर रही थीं। ब्रूनो के जहन में फौरन ख्याल आया कि शायद कार के मालिक ने कार चोरी की इत्तला पुलिस को दे दी होगी और अब पुलिस कार की दस्तयाबी के लिए चेकिंग कर रही है। चुनांचे उसने कार सड़क की एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेजी से सड़क पार करके एक कैफे के अंदर दाखिल हो गया। उसके कोट की जेबों में अभी काफी करेंसी मौजूद थी और उसके जहन में वो नंबर भी मौजूद थे जिन पर मिस अल्मास ने बाबी को फोन किया था। वो तेजी से काउंटर पर पहुंचा। मुझे एक फोन करना है, ब्रूनो ने जेब से एक नोट निकालकर काउंटर पर रखते हुए कहा। कर लीजिए। काउंटर पर मौजूद नौजवान ने फोन उसकी तरफ खिसकाया और फिर उसने होटल के डायल घुमा दिए। होटल हनीमून। दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनाई दी। सुनिए, मैं दूसरी मंजिल के कमरा 25 में रिहाइश पजीर हूं। वहां मेरा एक ब्रीफकेस रह गया है। क्या आप मुझे वो ब्रीफकेस पहुंचवा सकते हैं? ब्रूनो ने कहा। मिस्टर राल्फ, वो आप ही हैं जो ऊपर की मंजिल से कूद कर भागे थे और आपके पीछे एक और आदमी था। रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वो मैं ही था। मेरा दुश्मन मेरे पीछे था। हमारा खानदानी तनाजा था। वो मुझे जान से मारना चाहता था, ब्रूनो ने बात बनाते हुए कहा। ओह, आई सी, इसलिए आप उस अंदाज में गए थे। बहरहाल, आप शायद मिस अल्मास के साथ कमरे में गए थे कि आपके दुश्मन वहां पहुंचे। आपका ब्रीफकेस काले रंग में था, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल वही, ब्रूनो ने तेज लहजे में कहा। वो तो मैंने मिस अल्मास के हाथ में देखा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मिस्टर राल्फ ने उसे ले जाने की हिदायत की है, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ये मिस अल्मास तो आपके होटल में मुस्तकिल आती जाती हैं। क्या आप प्लीज उसकी रिहाइशगाह का पता बताएंगे? ब्रूनो ने होंठ भींचते हुए कहा। जी हाँ, क्यों नहीं। मिस अल्मास नादिर अपार्टमेंट्स की 10वीं मंजिल के कमरा 4 में रहती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। यह नादरा अपार्टमेंट्स कौन सी रोड पर है? ब्रूनो ने पूछा। अपर माल रोड पर जनाब। क्या आप होटल वापस आएंगे? आपके जिम्मे बिल भी है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। आप फिक्र न करें, आपके तमाम बिल अदा हो जाएंगे। मैंने अभी एक हफ्ता यहां रहना है। ओके, थैंक यू, ब्रूनो ने जल्दी से कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और नोट काउंटरमैन की तरफ बढ़ा दिया। उसने कैश बुक से छोटे नोट निकाल कर गिने और कॉल की रकम काटकर बाकी रकम ब्रूनो के हवाले कर दी और ब्रूनो रकम को जेब में डालता हुआ बाहर की तरफ लपका। अब उसने बाबी के पास जाने की बजाय नादरा अपार्टमेंट्स जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जाहिर है रकम उसके लिए बेहद अहमियत रखती थी। उसके बिना तो बानी ने भी उसकी बात न सुननी थी, और फिर वैसे भी वो मिस अल्मास के अपार्टमेंट में रहकर मेकअप भी बदल सकता था और लिबास भी। चुनांचे बाहर निकलते ही वो पहले एक स्तंभ की आड़ में रुककर इधर उधर का जायजा लेता रहा। वो समझ चुका था कि सीक्रेट सर्विस ने उसे ट्रेस कर लिया था, क्योंकि नौजवान हमलावर के साथ जो आदमी था वो वही था जिसे उसने राल्फ की कोठी से निकलते हुए ताकुब में देखा था और जिसे राल्फ के आदमी बेहोश करके कार में डालकर ले गए थे। ब्रूनो ने अपने तौर पर बेहद एहतियात से काम लिया था। वो होटल सिल्की वे में वापस न गया था और उसने अपना मेकअप भी बदल लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसके कमरे में भी पहुंच गए थे और वो न सिर्फ उसे पहचान गए थे बल्कि उसका नाम तक जानते थे। इसलिए वो अब उनकी सलाहियतों से काफी खौफजदा हो गया था। यही वजह थी कि वो स्तंभ की आड़ से उनका जायजा ले रहा था, कहीं सीक्रेट सर्विस का कोई रुक न उसकी तलाश में वहां मौजूद न हो। लेकिन जब उसे इधर उधर कहीं कोई मशकूक आदमी नजर न आया तो वो आड़ से निकला और तेज कदमों से सामने चौराहे की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसे टैक्सी स्टैंड नजर आ रहा था। चंद ही लम्हों में वो एक खाली टैक्सी एंगेज कर चुका था। अपर माल रोड पर नादरा अपार्टमेंट्स पर चलो,
ब्रूनो ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। ब्रूनो ने जानबूझकर वही टैक्सी चुनी थी क्योंकि उसके शीशे तारीक थे, बाहर से अंदर न देखा जा सकता था, जबकि अंदर से बाहर साफ नजर आता था। इस तरह ब्रूनो महफूज रह सकता था। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई आखिरकार एक 12 मंजिला अजीम ओ शान इमारत के सामने रुक गई। ये नादरा अपार्टमेंट्स की इमारत थी। ब्रूनो ने मीटर के मुताबिक किराया अदा किया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वो तेजी से इमारत के अंदर दाखिल हुआ। इमारत में अंदर जाने के लिए 4 लिफ्टें काम कर रही थीं, जिनसे औरतें और मर्द इतनी तादाद में आ जा रहे थे कि जैसे इस बिल्डिंग में कोई मेला लगा हो। बल्कि इसी भीड़ की वजह से ब्रूनो ज्यादा मुतमिन हो गया। वो एक लिफ्ट के जरिए 10वीं मंजिल पर पहुंचा और चंद ही लम्हों बाद वो कमरा नंबर 4 के दरवाजे पर मौजूद था। दरवाजे पर मिस अल्मास के नाम की नेम प्लेट मौजूद थी। ब्रूनो ने इधर उधर देखा और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। की होल से अंदर की रोशनी की एक लकीर बाहर आ रही थी, जिससे जाहिर था कि मिस अल्मास अंदर मौजूद है। दस्तक की आवाज के साथ ही अंदर से खड़खड़ाहट की तेज आवाजें उठीं और फिर चंद लम्हों के बाद खामोशी छा गई। ब्रूनो ने फिर दस्तक दी। इस बार उसने पहले से जरा ज्यादा तेज अंदाज में दस्तक दी थी। कौन है? अंदर से मिस अल्मास की सहमी हुई आवाज आई। बाबी ने मुझे भेजा है अल्मास, एक जरूरी पैगाम है। ब्रूनो ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज बदलते हुए कहा और उसकी उम्मीद के मुताबिक अचानक झटके से दरवाजा खुला और ब्रूनो दरवाजे पर खड़ी मिस अल्मास को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम? और यहां मिस अल्मास के मुंह से ब्रूनो को सामने देखकर हैरानी में चीख ही निकल गई। मिस अल्मास, तुम सिर्फ 1 लाख की हकदार हो, इससे ज्यादा की नहीं, इसलिए वो ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो। ब्रूनो ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। उसने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया था। ब्रीफकेस? कैसा ब्रीफकेस? मिस अल्मास ने खुद को संभालते हुए कहा। देखो मिस अल्मास, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि मौत को गले लगाने की बजाय मुझसे ताउन करो, वरना तुम देख रही हो कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरा ब्रीफकेस लेकर आई हो। ब्रूनो ने गुर्राते हुए कहा। वो, मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, अपना ब्रीफकेस ले लो। वैसे अब मुझे हैरानी है कि तुम यहां तक कैसे पहुंच गए। अल्मास ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वो शायद समझ गई थी कि जो शख्स यहां तक पहुंच सकता है वो जरा सी हिचकिचाहट के बिना उसे गोली भी मार सकता है, और जाहिर है मरने के बाद उसके लिए ब्रीफकेस की कोई अहमियत नहीं रहती। चुनांचे उसने उसी 1 लाख पर ही इक्तफा करने का फैसला कर लिया। शुक्रिया, तुम समझदार लड़की हो। ये मेरा एहसान समझना कि मैं इन हालात के बावजूद न सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं बल्कि 1 लाख रुपया भी दे रहा हूं, वरना एक बार ट्रिगर दबाने के बाद मेरा 1 लाख साफ बच जाता। लेकिन मैं उसूल का पाबंद हूं, और ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारे जहन में अब भी कोई मनफी ख्याल है तो उसे निकाल दो, ब्रूनो ने कहा और रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। तुम फिक्र न करो राल्फ, तुम्हारे आने से पहले मैं सच में यही समझ रही थी कि अब तुम मुझे कभी न ढूंढ पाओगे, लेकिन तुम्हारे इस तरह यहां पहुंच जाने के बाद मैं समझ गई हूं कि तुम बाबी से भी 2 हाथ आगे हो। मिस अल्मास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने पलंग के नीचे हाथ डालकर ब्रीफकेस बाहर निकाला और राल्फ के हाथ में दे दिया। अपनी रकम गिन लो, अभी मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला, अल्मास ने कहा। ब्रूनो ने ब्रीफकेस खोलकर एक नजर डाली। वाकई रकम पूरी थी। मेकअप बॉक्स भी मौजूद था। ब्रूनो ने उसमें से 10 कड्डियां निकालकर अल्मास के हवाले कर दी। ये लो अपना 1 लाख रुपया और इसे महफूज कर लो। हो सकता है मुझे किन हालात में यहां से जाना पड़े, ब्रूनो ने कहा, और अल्मास ने जल्दी से गड्डियां ब्रूनो के हाथ से झपटीं और उन्हें अपने कपड़ों की अलमारी के निचले खाने में डालकर खाना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर खौशी फूट पड़ी थी। वो कौन थे जो इस तरह तुम पर हमला आवर हो गए थे? मिस अल्मास ने पूछा। वो मेरे दुश्मन थे, कारोबारी दुश्मन। सुनो, अगर तुम और रकम हासिल करना चाहती हो तो मुझसे ताउन करो। कहीं से मेरे लिए एक सूट लाओ, मैं चेहरे के साथ साथ लिबास भी बदलना चाहता हूं। ब्रूनो ने ब्रीफकेस से एक और गड्डी निकालकर अल्मास की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अल्मास ने नदीदों की तरह वो गड्डी भी झपट ली। उसका चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो रहा था। सिन बदलता है, तनवीर कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था।
लेकिन इमरान को वो कार नजर नहीं आ रही थी जिस पर ब्रूनो फरार हुआ था। हालांकि जिस रफ्तार से तनवीर कार चला रहा था उसके लिहाज से अब तक वो कार नजर आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब था कि ब्रूनो उन्हें डॉज देने में कामयाब हो चुका है। वो शायद किसी साइड गली में मुड़ गया था और फिर सामने बड़ा चौराहा नजर आने लगा। कार चौराहे की साइड पर रोक दो तनवीर, वो मुजरिम निकल गया है, अब उसे तलाश करना होगा, इमरान ने कहा। और तनवीर ने सर हिलाते हुए कार की रफ्तार आहिस्ता की और उसे एक साइड पर करके रोक दिया। इमरान ने कार के डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर खाने में से माइक निकालकर मुंह से लगा लिया। सीक्रेट सर्विस के हर मेंबर की कार में वसीय रेंज का ट्रांसमीटर नज़म था। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बटन दबाकर बार बार यही जुमला दोहराना शुरू कर दिया। यस, जूलिया अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज डैशबोर्ड से उभरी। मिस जूलिया, मुजरिम नीले रंग की स्पोर्ट्स कार जिसका नंबर XEC 1212 है, कार नया मॉडल है, वो वस्ती चौक की तरफ भागा है। मैं तनवीर के साथ उसके पीछे था लेकिन वो निकल जाने में कामयाब हो गया है। आप सब मेंबर्स को कॉल करके हिदायत कर दें कि वो पूरे शहर में फैलकर इस कार को तलाश करें, ओवर। मुजरिम का हुलिया बताओ, ओवर, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा। और इमरान ने उसके लिबास के साथ साथ उसका हुलिया एक बार फिर दोहरा दिया। ओके, मैं कॉल कर रही हूं, लेकिन मुजरिम की निशानदेही के बाद क्या करना है, ओवर, जूलिया ने कहा। मैं तनवीर की गाड़ी में हूं, मुझे इत्तिला फौरन दी जाए और मुजरिम की बेहद होशियारी से निगरानी की जाए। वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, ओवर, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से जूलिया ने ओके कहकर रिश्ता खत्म कर दिया। इमरान ने भी बटन ऑन ऑफ करके माइक को वापस खाने में डाल दिया। वो मुजरिम निकल कैसे गया, तनवीर ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। नूरजहां और कबूतर वाला किस्सा सुना हुआ है, इमरान ने कहा। हाँ, सुना हुआ है। क्यों, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बस वही हमारे साथ हुआ। एक कबूतर नूरजहां ने खुद छोड़ा था, दूसरा जहांगीर के सवाल पर छोड़ दिया कि इस तरह उड़ गया, तो एक लड़की को हमने नज़रअंदाज कर दिया और मुजरिम ने उसी लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके दौड़ लगा दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप अकेले थे, तनवीर ने कहा। नहीं, सफदर मेरे साथ था। ओह, सफदर, न जाने वो कहाँ रह गया। इमरान को सफदर का ख्याल आते ही झटका लगा और फिर उसने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचकर उसे दोबारा दबा दिया। वो सफदर को कॉल कर रहा था। यस, सफदर स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद सफदर की आवाज घड़ी से उभरी। इमरान बोल रहा हूं, क्या अभी हनीमून मना रहे हो, ओवर, इमरान ने कहा। ओह इमरान साहब, मैं आपसे रब्ता करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आप तनवीर की गाड़ी में गए तो मैं भागकर आपकी कार संभालने पहुंचा, लेकिन कार के करीब पहुंचकर मुझे ख्याल आया कि उसकी चाबी तो आपके पास है। मैं अभी मास्टर की जेबों में तलाश कर ही रहा था कि मैंने उस लड़की को जो मुजरिम के साथ कमरे में मौजूद थी, एक ब्रीफ केस उठाए होटल के गेट से बाहर निकलते देखा। वो एक टैक्सी में बैठ गई तो मैंने उसके पीछे लगने का फैसला कर लिया कि शायद उस लड़की की मदद से कोई क्लू मिल सके। वो लड़की नादरा अपार्टमेंट्स में दाखिल हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।